युवा लड़की अपमान से चिल्लाने लगी, लेकिन ये पता नहीं चला कि यह शर्मिंदगी के गुस्से से था। जब उसका चेहरा लाल हो गया था और बिना सोचे समझे उसने एक बार फिर धनुष उठाया और तरकश से एक तीर अपनी पीठ पर निकाला। डोरी छोड़ने से पहले फैंग जियू पर निशाना लगाना, झकझोरना। निर्मम तीर रहस्यमयी आभा से युक्त था और वह अंधी गति से फैंग जियू के दिल की ओर बढ़ रहा था, पूरी तरह से एक ही वार में फैंग जियू की जान लेने के इरादे से, अत्यंत निर्दयी। लड़की के साथ मौजूद लोगों ने जरा भी हरकत नहीं की, ऐसा लग रहा था कि नेता ने जानबूझकर लापरवाही बरती है। आखिरकार वे जो देख रहे थे उससे पता चलता है कि फैंग जियू एक छोटा सा भिखारी था, जिसके पास शून्य रहस्यमय शक्तियां थीं, जो शायद बेहद भाग्यशाली था कि वह यहां तक पहुंच सका। और उस जैसे व्यक्ति के लिए बमुश्किल एक उंगली उठाकर उन सभी से आसानी से छुटकारा पाया जा सकेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन फैंग जियू से कुछ ही कदम की दूरी पर। लिंग मोहान ने इस बार हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वो देखना चाहता था कि वह छोटी सी भिखारिन कितनी योग्य है। उनके अवलोकन से वह छोटी भिखारी लड़की बुद्धिहीन नहीं थी, वास्तव में उसने खुद को बेहद चतुर और चतुर दिखाया था। उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिसके बारे में उसे भरोसा नहीं था। एकमात्र बात यह थी कि यह स्पष्ट था कि उसके शरीर के भीतर रहस्यमय आभा का जरा भी अंश नहीं था, तो उसे इतनी आसानी से दूसरों को भड़काने का आत्मविश्वास कहाँ से मिल रहा था। जैसे ही उसने मन में सोचा, उसकी निगाहें तेज हो गईं। उसने देखा कि तेज गति से आ रहे तीर से बचने के लिए वह बड़ी फुर्ती के साथ कलाबाजी कर रही थी। तीर उसके नीचे से गुजर रहा था, जिससे उसे जरा भी चोट नहीं आई। इस दृश्य को देखकर न केवल लिंग मोहान बल्कि दूसरी तरफ के अधेड़ उम्र के व्यक्ति और युवा व्यक्ति की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। प्रतिद्वंद्वी पर किसी भी रहस्यमय शक्ति के जरा भी संकेत के बिना, और यह अच्छी तरह से जानते हुए कि जो तीर छोड़ा गया था वह कितनी तेज गति से चल रहा था, वे निश्चित थे कि छोटा भिखारी उसे चकमा देने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होना चाहिए था। लेकिन छोटे भिखारी ने वैसा ही किया था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि छोटा भिखारी उतना सरल व्यक्ति नहीं था जितना वो खुद को चित्रित कर रहा था। लानत है! युवा लड़की ने हताशा में अपने पैर पटक दिए और अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए एक और तीर निकालने के लिए अपनी पीठ के पीछे अपना हाथ बढ़ाया और फिर एक और तीर मारने के लिए पीछे हट गई। लेकिन छोटे भिखारी पर सावधानीपूर्वक निशाना साधे गए उन तीरों में से एक भी उसे नहीं लग सका। उसके अगले लगातार कई प्रयासों में हवा के अलावा कुछ नहीं मिला। उसने उस छोटे भिखारी की ओर देखा जो उसकी हथेली पर अपनी ठुड्डी को लापरवाही से टिकाए हुए मुस्कुरा रहा था और उपहास में उससे कह रहा था, क्या तुम्हारे पास यही सब कुछ है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वो इतनी क्रोधित हो गई कि उसने सीधे छोटे भिखारी पर हमला करने के लिए अपने कूल्हे पर खंजर खींचने से पहले अपना रहस्यमय धनुष रखा। क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? अब और मैं पीछे नहीं हटूंगा। फेंग जियू के चेहरे पर मुस्कान अचानक अजीब लग रही थी, क्योंकि उसकी नज़र थोड़ी देर के लिए लड़की की विशाल छाती पर पड़ी और फेंग जियू ने उससे बचने के बजाय सीधे उस पर फेंके जा रहे खंजर की ओर हमला कर दिया। शापित भिखारी, तुम मर जाओगे! लिंग मोहान की नज़र फैंग जियू पर टिकी हुई थी जैसे वह आगे बढ़ रही थी, और उसने केवल फैंग जियू को पलक झपकते ही अपने खंजर से युवा लड़की को निर्वस्त्र करते हुए देखा। जिस गति से इसे अंजाम दिया गया था वह इतनी तेज थी कि उसके लिए यह देखना भी मुश्किल था कि उसने यह उपलब्धि कैसे हासिल की। अगले ही पल खंजर पहले से ही फैंग जियू के हाथ में था और एक तेज कदम के साथ वह अचानक युवा कामुक लड़की के पीछे थी, और फैंग जियू का हाथ एक नर्म दुलार में युवा लड़की की बर्फीली सफेद उजागर त्वचा पर भी फिसल गया था, जिसने उसे अचानक अपने आप को शब्दों के अभाव में पाता है। क्या वो सचमुच उन फटे कपड़ों के नीचे एक लड़की है? क्या वाकई इसके नीचे कोई बेशर्म बदमाश नहीं छिपा है? वो हो, बहुत चिकनी! फैंग जियू ने प्रशंसा करते हुए कहा, उसकी आंखें कामुकता से सिकुड़ गईं। उसका एक हाथ युवा लड़की की पतली कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था, दूसरे हाथ से उसने खंजर को उल्टी पकड़ में पकड़ रखा था और चिकनी सफेद गर्दन पर दबाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर युवा लड़की को छेड़ रही थी, यहाँ तक कि ला भी रही थी उसे सूंघने के लिए अपना चेहरा फंसी हुई लड़की की गर्दन के पास रखें और उत्साह से नशे में धुत चेहरे पर रखें। वो बिल्कुल स्वर्गीय गंध है। इस बार पत्थर की तरह दिखने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा भी बदल गया, कुछ रंग गहरा हो गया। उसके बगल वाला युवक गुस्से से भर गया था, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं, उसके हाथ उसकी आस्तीन के भीतर कसकर मुट्ठियों में बंध गए थे। यदि दुश्मन के हाथों में फंसी युवा बक्सोमी लड़की न होती तो वह खुद को रोक नहीं पाता और सीधे हमला कर देता। लिंग मोहान अभी भी अवाक था और उसने अपनी आंखें मूंद लीं, खुद को और अधिक देखने में असमर्थ कर दिया। युवा लड़की के दांत कसकर भींचे हुए थे, उसने सिर हिलाया, जब तक आप मुझे जाने देंगे मैं आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा। ये सुनने के बाद फैंग जियू ने युवक को सोने की सिल्लियां लाने का संकेत दिया। युवक आगे बढ़ा, युवा लड़की पर नजर डाली और उसके हाथ में सोने की सिल्लियां फैंग जियू को सौंप दी।
फैंग जियू ने इसे प्राप्त किया और खंजर को दूर ले जाने और युवक की ओर फेंकने से पहले तुरंत इसे अपने वस्त्र में डाल लिया। युवक खंजर पकड़ने के लिए थोड़ा पीछे हट गया और उसी समय युवा लड़की पीछे मुड़ी और फैंग जियू पर लात मारने के लिए अपना पैर उठाया। तुम छोटे बदमाश हो, तुमने मुझे छूने की हिम्मत की। फैंग जियू ने उसे निराश नहीं होने दिया। सोने की सिल्लियां प्राप्त करने के बाद वह तुरंत पीछे हट गई और युवा लड़की की किक व्यर्थ हो गई। युवा लड़की तेजी से आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसी क्षण अधेड़ उम्र के व्यक्ति की गहरी आवाज निकली, यंग रॉ, वापस आओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, दूसरा अंकल। युवा लड़की ने मामले को ऐसे ही खत्म नहीं होने देने के लिए अपने पैर पटक दिए। लेकिन जब उसने अपने दूसरे चाचा की चेतावनी भरी निगाहें देखीं और अपने बड़े भाई की आंखों से संकेत देखा, तो उसने अपने होंठ भींच लिए और चुपचाप समूह में वापस चली गई। दूसरी तरफ फैंग जियू को अपने सीने में 6 सोने की सिलियां भारी लग रही थीं और डर था कि वे उसी स्थान पर रखी जादुई जड़ी बूटियों को कुचल देंगे। उसने सोना निकाला और लिंग मोहान को दिखाते हुए कहा, अंकल, देखो मेरे पास कितना पैसा है। तुम क्या कहते हो, मुझे तुम्हें बाद में कुछ शराब पिलाने दोगे? लिंग मोहान ने उस पर एक नजर डाली और तुरंत चलने के लिए अपना कदम बढ़ाया, जबकि फैंग जियू तेजी से चिल्लाते हुए उसके पीछे आया, अरे अंकल, थोड़ा धीरे चलो ना। दोनों लोगों को एक दूसरे के पीछे छोड़ते देख युवक की आंखों में अचानक हत्या भरी चमक आ गई और उसने पूछा, दूसरे अंकल, हम उस लड़के को क्यों नहीं मार देते? वो खाली वस्त्र वाला आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। मैं भी उस आदमी की साधना के स्तर का पूरी तरह से पता लगाने में असमर्थ हूं और वह छोटा बच्चा भी बहुत अजीब है। उसने स्पष्ट रूप से कोई साधना नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसके पास ऐसे कौशल थे। वह निश्चित रूप से सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं है, भिखारी। आगे बढ़ने से पहले उसकी आवाज एक पल के लिए रुक गई। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान रखने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसलिए अनावश्यक परेशानी न पैदा करें और यह मामला यहीं समाप्त हो जाता है। इसे दोबारा न उठाएं। आखिरकार इस यात्रा के मिशन की तुलना में बच्चे के साथ मामला वास्तव में महत्वहीन था। जब उसने मिशन के उद्देश्य को याद किया, तो युवा लड़की ने अंततः अपनी नाराजगी और क्रोध को वापस ले लिया और फिर उत्साहित प्रत्याशा में पूछा, दूसरे अंकल, क्या पौराणिक जानवर वास्तव में 9 एंट्रपमेंट वुड्स में पैदा हुए हैं? मम, मेरा मानना है कि संबंधित परिवारों को इस खबर की जानकारी मिल जाएगी और वे इस 9 एंट्रपमेंट वुड्स में आ जाएंगे, या हो सकता है कि वे पहले से ही कहीं आसपास हों। इसलिए हमें अवसर चूकने से बचने के लिए तेजी से आगे बढ़ना होगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और उसकी नज़र 9 एंट्रपमेंट वुड्स की ओर देखने लगी। उसकी आंखें दृढ़ता से दृढ़ थीं। अपने दूसरे चाचा की बातें सुनकर युवक ने एक पल सोचा और पूछा, क्या यह संभव हो सकता है कि वे दो लोग भी यहाँ पौराणिक जानवरों की तलाश में हैं? मैंने उन्हें एक गहरी दिशा में जाते देखा और मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि वे हमारे जैसे ही लक्ष्यों पर लक्ष्य करना। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें अचानक भयानक द्वेष से भर गईं और उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, अगर यह सच है कि हम एक ही चीज के पीछे हैं, तो हम रास्ते में ही उन्हें मारने का मौका तलाशेंगे। और वो टीम को आगे ले गया। बोलते बोलते वो जंगल के अंदर चला गया। सामने लिंग मोहान, जो ज्यादा आगे नहीं गया था, अचानक अपनी जगह पर रुक गया। उसकी गहरी आंखों में टकटकी तेज और ठंडी हो गई, क्योंकि उसने सावधानी से आसपास का निरीक्षण किया। फैंग जियू ने उसे रुकते हुए देखा और मौका पाकर उसके ऊपर का बाहरी आवरण हटा दिया। जल्दी से उसे एक साधारण अस्थायी बंडल में घुमाया, इससे पहले कि उसने अपने वस्त्रों के अंदर से रास्ते में जो जड़ी बूटियां चुनी थीं, उन्हें बाहर निकाला और उन्हें अंदर डाला। अगला, फिर उसने सोने की सिलियां निकाली और उन्हें अपने शरीर में भर लिया। अंत में बंडल बोरी को अपने शरीर पर कसकर बांध लिया। हालांकि उसने जो कपड़े पहने हुए थे वे एक भिखारी के फटे हुए कपड़े थे। उसने उनकी कई परतें पहन रखी थीं, इसलिए उनमें से एक या दो टुकड़े हटाने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब उसने गठरी बांधनी पूरी की और अपना सिर उठाया, तो वह अचानक चौंक गई। अपने आसपास के पेड़ों के बीच से उसने कई तेज नुकीले अज्ञात जानवरों के रूपों को देखा। उनके शरीर बैल के समान बड़े थे। वे सावधानी से बाहर निकल रहे थे और उसने अपनी आंखें झपकाते हुए पूछा, अंकल, क्या ये चीजें लोगों को खाती हैं? उसने जो जवाब सुना लिंग मोहान से नहीं, बल्कि उसकी आंखों के सामने क्रूर जानवर से क्रोध की दहाड़ सुनाई दी थी। जैसे ही भयंकर दहाड़ सुनाई दी, विशाल और क्रूर जानवर तुरंत कुंडलित हो गए और उन दोनों की ओर झपटे। उनके चौड़े जबड़े जोर से लार टपका रहे थे। लंबे नुकीले दांत उजागर हो रहे थे जो चमक रहे थे, खून के प्यासे थे। एक ऐसा दृश्य जिसने लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। पेड़ के ऊपर लिंगमोहान की बर्फीली निगाहें चारों ओर घूम गईं, जैसे ही वह गहरी आवाज में चिल्लाया। पेड़ों पर चढ़ने की उसकी पुकार सुनकर फैंग जियू के चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान आ गई। उसने कहा था कि अंकल बहुत अच्छे आदमी थे। अंकल, आप खुद भी सावधान रहें।
वह तेजी से अपनी फुर्ती के साथ एक विशाल पेड़ पर चढ़ गई और नीचे के दृश्य को देखने के लिए एक चौड़ी शाखा से लिपट गई, ये देखने के लिए उत्सुक थी कि चाचा किस तरह की हरकतें कर पाएंगे। लेकिन जब उसने अपनी आंखों के कोने से अपने ऊंचे सुविधाजनक बिंदु से बाहर देखा तो उनके पीछे छुपे हुए युवक ने धनुष उठाया हुआ था, जिसका लक्ष्य ठीक उसके नीचे के चाचा पर था। तो उसकी आंखों में तुरंत एक ठंडी चमक चमक गई। उसका दिमाग चकरा गया जब उसने देखा कि एक क्रूर जानवर उस बड़े पेड़ से टकरा रहा है जिस पर वह खड़ी थी। उसने शाखा से लगे हाथ को छोड़ दिया और जानवर के हमले के उसी क्षण पेड़ से गिरने का समय आ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 10 से अधिक क्रूर जानवरों के साथ व्यस्त लिंगमो हान ने सहजता से देखने के लिए अपना सिर पीछे कर लिया और उसका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। कष्टप्रद। वह उसे पकड़ने के लिए अपनी शक्तियां बुलाने ही वाला था कि उसने उसे अपनी ओर आंख मारते हुए देखा। ये देखकर उसकी भौहें तन गईं और उसने अपनी ओर आ रहे क्रूर जानवर पर अपनी तलवार घुमाई। उसी क्षण फैंग जियू के जमीन पर गिरने के बाद उसने तुरंत अपने पैर उठाए और चिल्लाते हुए भागी, आर्ग! मदद करो! उसकी हरकतें अजीब थीं। जाहिर तौर पर उसके पास रहस्यमयी आभा का जरा भी अंश न होने के कारण वह क्रूर जानवरों के बीच बेतरतीब ढंग से इधर उधर भाग रही थी। वह किसी तरह मार खाने से बच गई थी। उनके चारों ओर चक्कर लगाने के बाद वह लिंगमो हान के पीछे छिपने के लिए नहीं भागी बल्कि जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से वापस भाग गई। मेरी सहायता करो! कुछ ही दूरी पर पेड़ों के झुरमुट के पीछे छिपे 10 लोगों ने फैंग जियू को अपनी दिशा में भागते हुए देखा। 7 या 8 क्रूर जानवर उसका पीछा कर रहे थे और उनके चेहरे अचानक पीले पड़ गए। धत तेरी की! युवक ने धीरे से शाप दिया। वह अपने सामने काले वस्त्रधारी व्यक्ति की अनियमित हरकतों के कारण अपने हाथ में पीछे खींचे गए धनुष के साथ एक अच्छा निशाना लगाने में सक्षम नहीं हो पाया था, और जब उसने क्रूर जानवरों को उनकी ओर भागते देखा तो उसे पता चल गया कि उसकी हत्या का प्रयास किया गया है। फ्लॉप हो गया। इसलिए उसने तुरंत छोटे भिखारी पर अपना निशाना साधने के लिए धनुष को थोड़ा सा घुमाया और उसे छोड़ दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करो! अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया और जैसे ही उसने अपनी कूल्हे पर छोटी तलवार मारी उसकी रहस्यमय आभा चमक उठी। जब उसने देखा कि युवक ने उस पर अपना तीर छोड़ा है तो फैंग जियू के मुंह के कोने हुक की तरह मुड़ गए, एक अजीब सी मुस्कान में बदल गए जो निश्चित रूप से भयावह लग रही थी। जिन लोगों ने बार बार उसकी जान लेने की कोशिश की थी उनके विरुद्ध एक बार शर्मीली को 2 बार काटा गया, फिर भी वह बार बार उन्हें नहीं छोड़ती थी। इसके अलावा उसके हाथों में खुजली होने लगी थी। वो इस दुनिया में अपनी क्षमता का परीक्षण करने के लिए लोगों के इस समूह का उपयोग करेगी। उसके लक्ष्य निर्धारित हो गए। उसकी जानलेवा हत्यारी प्रवृत्ति खत्म हो गई। एक विजेता की जबरदस्त उपस्थिति से भरी एक ठंडी आभा भड़क उठी। बस उसकी आंखों में बदलाव और उसके अस्तित्व से निकलने वाली आभा से अधेड़ उम्र के व्यक्ति, उनके नेता, को अचानक अपने दिल को अतार्किक भय में डूबा हुआ, पूरी तरह से भयभीत महसूस हुआ। वह अपने पूरे जीवन में सभी प्रकार के लोगों से मिला था और वह अच्छी तरह से जानता था कि इस समय वह छोटा भिखारी पहले से बिल्कुल अलग व्यक्ति था। उसकी अचानक हावी होने वाली विजेता की उपस्थिति, वह सिहरन पैदा कर देने वाली जानलेवा आभा और उन आंखों के भीतर आत्मविश्वास से भरी वह उत्साहपूर्ण हवा उसे डर से कांपने के लिए काफी थी। लेकिन इस व्यक्ति के पास रहस्यमय शक्ति का जरा भी अंश नहीं था। उनका मानना था कि छोटा भिखारी चाहे कितनी भी मजबूत आभा को बाहर निकालने में सक्षम क्यों न हो, युद्ध में छोटा भिखारी उस पर किसी भी तरह हावी नहीं हो सकता। लिंगमो हान की नज़र भी छोटी भिखारी लड़की पर पड़ी और उसकी गहरी आंखों में एक चमकदार चमक चमक उठी। जैसा कि अपेक्षित था, वो इतनी हानिरहित और सरल लड़की नहीं थी जैसा कि उसने खुद को चित्रित किया था। लेकिन इसके बारे में सोचने से उसे एहसास हुआ कि उसे ध्यान देना चाहिए था कि छोटा भिखारी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। किस तरह की एक साधारण लड़की अकेले 9 एंट्रपमेंट वुड्स में प्रवेश करने की हिम्मत करेगी? हालांकि उसमें थोड़ी सी भी रहस्यमय शक्ति के बिना वो उन लोगों से मुकाबला नहीं कर पाती। लेकिन जल्द ही उसे एक और एहसास हुआ कि उसने अभी भी उसे कम आंका था। तीर तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था, जबकि उन 7 या 8 क्रूर जानवरों को पुरुषों के समूह की ओर ले जा रहा था। जैसे ही वह उतरी, उसने अपने पैरों को लपेट लिया और जैसे ही वह घूमी, उसके हाथों ने एक पेड़ की शाखा पकड़ ली और वह तुरंत उछल पड़ी। आगे की गति का पूरा उपयोग करते हुए उसके पैरों ने लात मारी, उसे पेड़ से नीचे गिरा दिया, गोली की तरह तेज गति से सीधे उसके लक्ष्य पर। स्वाभाविक रूप से वह युवक था जिसके हाथ में अभी भी धनुष था। जल्दी, चकमा! अधेड़ उम्र का आदमी सदमे में चिल्लाया। वो उस युवक को खींचने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन खूंखार जानवर उसकी ओर झपटे थे और उसके हाथ पांव फूल गए थे। उसे उसकी मदद करने का समय कहाँ मिलता। अफसोस, वह केवल उस छोटे भिखारी को तेजी से उड़ते हुए देखता रहा जब उसका पैर पूरी तरह फैला हुआ था।
सौभाग्य से वह युवक गगनभेदी चीख से चौंक कर जाग गया था और उसका शरीर सजगता से एक कदम पीछे हट गया था और उस लात से बाल बाल बच गया था जिसे फैंग जियू ने सीधे उसके सिर पर निशाना बनाकर मारा था, जिससे उसकी जान चली जाती। लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी बहुत धीमी थी और उसके चेहरे पर अभी भी लात मारी गई थी। युवक टक्कर से कुछ कदम पीछे लड़खड़ाकर पीछे चला गया और उसी समय एक क्रूर जानवर ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन बगल में मौजूद युवा लड़की ने उसके वार को रोक दिया। बड़े भाई, इससे बाहर निकलो, युवा लड़की चिल्लाई, उसकी आवाज घबरा गई, उसका चेहरा चिंता से भर गया। युवक उस क्षण ठीक हो गया और उसके चेहरे पर जलन के दर्द ने उसके दिल में क्रोध जगा दिया। उसने रहस्यमय धनुष रखा और उसने अपनी रहस्यमय शक्ति को उछाल में बदल दिया। उसने रहस्यमय ऊर्जा को अपनी दो मुट्ठियों में इकट्ठा किया और प्रहार किया। एक जोरदार बम गूंजा और वह क्रूर जानवर जो उस पर हमला कर रहा था, अचानक प्रभाव से उड़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हाय बम। खूंखार जानवर दर्द से कराह उठा और उसका शरीर जोर से जमीन पर गिर गया, क्योंकि टक्कर से जमीन थोड़ी हिल गई। जब पहरेदारों ने देखा कि उस युवक ने एक ही वार से पूरे जानवर को उड़ा दिया है, तो वे अचानक घबरा गए। चिल्लाते हुए उनकी आंखें चमक उठी, युवा मास्टर सचमुच शानदार है। जैसे ही उनके दिल युद्ध की लालसा से उबल रहे थे, उस क्षण अचानक वह भ्रम शांत हो गया जिसने उनके बीच सावधानी बरतते हुए तबाही मचा दी थी। कुछ ही समय बाद वे सभी क्रूर जानवरों को मारने में कामयाब रहे। जानवरों की कई लाशें जमीन पर गंदगी में बिखर गईं, खून की तीखी दुर्गंध हवा में भर गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संकट टल जाने के बाद समूह को अचानक एहसास हुआ कि उनसे बहुत दूर नहीं दूसरे क्षेत्र में जानवरों की 7 से 8 लाशें थीं। जाहिर तौर पर अकेले काले कपड़े पहने आदमी द्वारा उनका वध किया गया था। लेकिन काले कपड़े वाला आदमी कहीं नजर नहीं आया और इतना ही नहीं, छोटा भिखारी और उनके दूसरे चाचा भी गायब थे। बड़े भाई, दूसरे चाचा कहाँ हैं? युवा लड़की ने आसपास झांक कर देखा, लेकिन उन्हें उनका कोई निशान नहीं दिखा। युवक ने अपने मुंह के कोने से खून का धब्बा पोंछने के लिए हाथ उठाया। उसकी आंखें एक विशिष्ट स्थान पर दुर्भावनापूर्वक घूर रही थीं। वो कुछ नहीं बोला, बल्कि रहस्यमय धनुष उसकी ओर लौटा दिया और अचानक अपनी बाईं ओर चलने लगा। युवा लड़की और गार्ड तुरंत उसके पीछे चलने के लिए दौड़ पड़े। घनी छतरियों की आड़ में जानलेवा आभा छलक रही थी और ठंडी आभा के व्याप्त और फैलने से हवा भी ठंडी हो गई थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की गहरी नज़र फैंग जियू पर टिकी हुई थी। उसकी धीमी आवाज ठंडी थी और उसने कहा, तुम मेरे बराबर नहीं हो। तुम्हें बेकार संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में फैंग जियू की मुस्कुराहट प्रकट हुई और उसके पूरे अस्तित्व से जानलेवा आभा घनीभूत हो गई। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जोर से खर्राटे लिए जैसे कि उसके दृढ़ आत्मविश्वास का मजाक उड़ा रहा हो। उसने अपनी रहस्यमय शक्तियों को बुलाया और उसे अपने हाथ में तलवार में भर लिया। उसकी तराशी हुई नोक अगले ही पल अचानक आगे बढ़ गई। बजना, खंजर तलवार से टकराया और एक जोरदार आवाज गूंजी जिससे चिंगारियां उड़ने लगीं। लगभग उसी क्षण उनके हाथों में मौजूद 2 हथियार पलट गए और तुरंत एक और हमला करने लगे। कई बार पास करने के बाद तलवार बेरहमी से मारी गई क्योंकि वह सीधे फैंग जियू की ओर बढ़ी। तलवार की धार को तलवार की आभा से और भी अधिक निखारा गया, जिससे उसे चकमा देने की अनुमति नहीं मिली। कुछ ही दूरी पर एक पेड़ पर लिंगमोहान ने दृश्य को स्पष्ट रूप से देखा और उसकी सीधी भौहें तन गईं। अगले ही पल उसकी नज़र बदल गई जब उसने फैंग जियू की बात की हरकतों को देखा। वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। तलवार के उस प्रहार से बचना उसके लिए असंभव लग रहा था। लेकिन सभी उम्मीदों के विपरीत, उसी क्षण जब तलवार की नोक उसकी छाती को भेदने ही वाली थी, उसका शरीर एक झटके में पीछे की ओर गिर गया और पीछे की ओर पलटने के बल से उसके कूल्हे ने एक मजबूत मोड़ दिया और वह गिर गई। स्पिन न केवल तलवार के उस घातक प्रहार से बच गई, बल्कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ खंजर भी अचानक अधेड़ उम्र के आदमी की ओर अंधाधुंध गति से बढ़ रहा था। जिस क्षण उसने पाया कि फैंग जियू ने अपने मजबूत कूल्हों के साथ उसकी तलवार के प्रहार को टाल दिया है, अधेड़ उम्र का आदमी चौंक गया और जानलेवा आभा उसकी आंखों के सामने पहले से ही आ रही थी। उस स्थिति में वह तेजी से पीछे हटने के अलावा कोई और हमला नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वह थोड़ा धीमा था। सजाक, वह दर्द से कराह रहा था। हवा का एक ठंडा झोंका खींच रहा था। उसकी शातिर निगाहें उसके सामने खड़ी आकृति को ठिठुरती हुई घूर रही थीं। हालांकि वो बमुश्किल उस घातक हमले से बचने में कामयाब रहा था, लेकिन खंजर से उसकी बांह पर गहरा घाव हो गया था जिसने हड्डी तक काट दिया था। भयानक लाल खून निकल रहा था, तेजी से उसकी आस्तीन में समा रहा था। घाव के दर्द के कारण उसका हाथ बुरी तरह कांपते हुए बगल में लटक गया। दूसरा अंकल, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युवा लड़की जोर से चिल्लाई और तेजी से भागी। उसे मार डालो, अधेड़ उम्र के आदमी ने दांत पीस कर थूक दिया।
गार्डों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन युवक के ऊपर उठे हुए हाथ से उन्हें रोक दिया गया। मैं इस छोटे भिखारी से खुद निपट लूंगा। युवक के शरीर से क्रूर और दुर्भावनापूर्ण हवा निकल रही थी। खून की प्यासी गंध उस पर घनीभूत हो रही थी। आंखें बिल्कुल जहरीले सांप की तरह फैंग जियू पर टिकी हुई थीं। जैसे ही उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को युवा लड़की द्वारा मदद करते हुए देखा, फैंग जियू की नजरें उस युवक पर टिक गईं, जिसके शरीर से दुर्भावनापूर्ण भावनाओं की तीव्र लहरें निकल रही थीं। जैसे ही उसने कहा, उसकी ठुड्डी ऊपर उठ गई। उसकी आवाज में अवमानना थी। तुम मेरे बराबर नहीं हो। हालांकि वो उस युवक से स्थिर तरंगे महसूस कर सकती थी, लेकिन यह मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के समान स्तर पर नहीं थी। भले ही वो उस अधेड़ उम्र के आदमी को मारना चाहती हो, लेकिन उसकी जान लेने से पहले उसे कम से कम कई चालें चलनी होंगी। लेकिन अब उसके पहले के इस युवा के लिए उसे ऐसा करने के लिए पसीना बहाने की भी जरूरत नहीं होगी। अभी भी थोड़ी दूरी पर पेड़ पर, जब उसने उसे अहंकार में अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाते हुए देखा और अवमानना के साथ अपने शब्दों को उगलते हुए देखा, तो लिंग मोहान ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। आखिरकार वह अभी भी एक छोटी लड़की है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन जब उसने पहले अधेड़ उम्र के आदमी से लड़ाई की तो उसने जो देखा, उससे वह जानता था कि अब वह अकेले ही उस पूरे समूह से मुकाबला करने में सक्षम होगी। अपने कौशल के साथ जब तक वह जंगल के इन अंदरूनी इलाकों में उचित सावधानी बरतती है, उसे किसी भी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस विचार के साथ उसने एक पल के लिए उस आकृति को गौर से देखा, इससे पहले कि उसने अपनी शक्ति जुटाई और दूर छलांग लगा दी। तुम्हारे बराबर नहीं। हाँ, तो फिर चखो कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ। युवक जोर से चिल्लाया और रहस्यमय शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। उसकी रहस्यमय शक्ति की एक नारंगी चमक उसके शरीर से चमक उठी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चिल्लाते हुए बाहर निकला और फैंग जियू की ओर एक मुक्का मारा। हो, उसकी रहस्यमय शक्तियों से नारंगी चमक देखकर फैंग जियू की भौहें ऊपर उठ गईं। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तलवार पर उसकी आभा भी हल्के नारंगी रंग से ढकी हुई प्रतीत होती थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस आदमी की रहस्यमय शक्ति की खेती लगभग उसी मध्यम आयु वर्ग के आदमी के समान थी। 5 टन का पंच। फैंग जियू ने उसकी मुट्ठी के पीछे हवा को देखा और वह तुरंत वापस कूद गई। उसने देखा कि चकमा देने के बाद युवक के मूके ने एक बड़े पेड़ को गिरा दिया था। उसने पेड़ के तने में छोड़े गए मूके के निशान की गहरी छाप देखी। वह गुप्त रूप से आश्चर्यचकित थी। मार्शल आर्ट के साथ संवर्धित रहस्यमय शक्तियों के साथ इसकी परिणामी शक्ति देखने में काफी चौंकाने वाली थी। उसके प्रतिद्वंद्वी ने अपनी मुट्ठियों से हमला किया। हर एक झटका बेहद शक्तिशाली था। अगर वो जवाब में ताकत से जवाब देती, तो जाहिर तौर पर यह काम नहीं करता। यदि ऐसा होता, तो वह इसका प्रतिकार करने के लिए अपार शक्ति के साथ काम करती। जैसे ही वो तेजी से पीछे हटी और अपने हाथ में मौजूद खंजर को दूर रखा, उसकी आंखें स्पष्टता से चमक उठीं। युवा लड़की ने अपने दूसरे चाचा के घावों पर पट्टी बांधने के बाद उसने फैंग जियू को अपना खंजर दूर रखते हुए देखा और उसने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया। दूसरे चाचा, क्या उस छोटे भिखारी ने सदमे से अपना दिमाग खो दिया है? उसने अपना खंजर भी दूर रख दिया था। क्या वह ऐसा करता है? क्या आपको सच में लगता है कि वह मेरे बड़े भाई को मूके की लड़ाई में हरा सकता है? अधेड़ उम्र का आदमी फैंग जियू को सोच समझकर देख रहा था। उसकी आंखें थोड़ी संदिग्ध थीं। उसके दिल में बेचैनी का एहसास था। बेचैनी। उसने देखा कि छोटे भिखारी ने अपने घुटनों को थोड़ा मोड़कर अपने पैरों को फैलाने के लिए एक पैर उठाया। ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसके दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाने से पहले उसके दोनों हाथों को ढीला छोड़ दिया गया था। जब उसके अपने भतीजे ने जोरदार मुक्का मारा, तो छोटे भिखारी ने अपना पैर पीछे लाकर अपने शरीर को बाईं ओर घुमाया और उसी गति में अपने भतीजे की मुट्ठी पकड़ ली। छोटे भिखारी का हाथ जाल के ऊपर सटीकता के साथ ढीला हो गया। हथेली, उसके भतीजे के अंगूठे और तर्जनी के बीच, ताकत के तेज प्रयास के साथ छोटे भिखारी के एक कदम पीछे हटने के बाद उसके भतीजे की मुट्ठी से क्रूर बल फैल गया। छोटे भिखारी ने अपने भतीजे की बाह को बंद करने के लिए अपना शरीर घुमाया और जोर से हवा में गूंज गई, और उसके तुरंत बाद एक चीख निकली। अर्रगह! युवक ने एक लंबी चीख निकाली। उसकी बाह में असहनीय दर्द के कारण उसका चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया। लेकिन इतना ही नहीं, उसका हाथ अभी भी बंद था। वह उसे खींचकर आज़ाद करने में पूरी तरह से असमर्थ था, और इससे भी अधिक, वह जरा भी पीछे हटने में असमर्थ था। अपना हाथ टूटने के बाद उसने अपने दूसरे हाथ से उस छोटे भिखारी पर प्रहार किया, जिसे भी पकड़ लिया गया और बंद कर दिया गया, और उसका भी वही हश्र हुआ। दरार ARRRG घग, बड़े भाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युवा मास्टर। चिल्लाते हुए गार्ड और युवा लड़की सदमे से पीले पड़ गए। जो भयावह दृश्य वे देख रहे थे, उससे उनकी आवाजें कांप उठीं।
उनका आतंक तब और भी बदतर हो गया जब दोनों हाथ तोड़ने के बाद वे हाथ जो बहुत कमजोर लग रहे थे उठे और युवक के गले से लिपट गए। नहीं नहीं, युवक का चेहरा दहशत से भर गया था क्योंकि मौत की गंध ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था, जिससे उसका पूरा शरीर अनायास ही कांपने लगा था। मत करो, मत मारो उसे। जैसे ही उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गुहार लगाते हुए अपना मुंह खोला, उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसे एक और तेज आवाज सुनाई दी। उसके भतीजे का सिर झुक गया, उसकी जीवन शक्ति जबरन छीन ली गई। मरते दम तक उन आंखों में भय और आक्रोश भरा रहा। बड़े भाई, मेरे भाई, युवा लड़की ने व्यथित होकर विलाप करते हुए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और उसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। गार्ड भी इस दृश्य से स्तब्ध थे, वे अविश्वास से देखते रहे। युवा मास्टर उनके परिवार का शीर्ष शिष्य था और उसे एक छोटे से भिखारी ने मार डाला था। जब कबीले के मुखिया को इस बारे में पता चला तो वह किस तरह के अविश्वसनीय गुस्से में आ गया। यंग मास्टर का बदला लेने के लिए उसे मार डालो, उनमें से 10 से अधिक ने अंधाधुंध क्रोध से जलते हुए आरोप लगाया। उनके हाथों में तेज तलवारें काट दी गईं और काट दी गईं। उनकी तलवारें उनके क्रोध से और भी तेज हो गईं, और उस समय केवल फैंग जियू का खून ही उनके दिलों में असहनीय दुख और उग्र क्रोध को शांत कर सकता था। युवा लड़की अचानक निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें सीधे अपने भाई के निर्जीव रूप को देख रही थीं, जो बिना हिले डुले कठोर जमीन पर गिरा हुआ था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति अभी कुछ क्षण पहले तक जीवित था, वो अब उसके सामने मृत पड़ा है। दूसरे अंकल, ये सच नहीं है। ठीक है, मेरा बड़ा भाई जो इतना कुशल है, उसे संभवतः एक भिखारी ने नहीं मारा होगा। दूसरे अंकल, मुझे बताओ, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है ना? उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और रोते हुए पूछने लगी, अपनी आंखों के सामने क्रूर दृश्य को स्वीकार करने में असमर्थ थी। उसका बड़ा भाई कबीले का गौरव था, उन सभी में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति था। ये संभव नहीं था कि उसे एक भिखारी द्वारा मार दिया जाएगा। उसी समय उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को दुख और शोक मनाने या यहाँ तक कि चौंकने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि वह देख रहा था कि भिखारी पर हमला करने वाले 10 ओवरगार्ड एक एक करके गिर रहे थे। उनकी संख्या तेजी से कम हो रही थी, और इसके बजाय उसने छोटे भिखारी के शरीर पर एक भी घाव नहीं देखा। उठो, हमें अब निकलना होगा, वह चिल्लाया, एक त्वरित और तेज निर्णय लेने के लिए मजबूर हुआ। वह अपने अच्छे हाथ के साथ आगे बढ़ा और अपनी भतीजी को जबरन ऊपर खींच लिया, जो अभी भी कमजोर महसूस कर रही थी और जमीन पर गिरी हुई थी। मैं अपने भाई का बदला लेना चाहता हूँ, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। युवा लड़की चिल्लाती और चिल्लाती रही, अधेड़ उम्र के आदमी की पकड़ से छूटने और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। अभी उठो, तुम उसे नहीं मार पाओगे, अधेड़ उम्र का आदमी उस पर जोर से चिल्लाया, भागो। अगर हम अभी नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। उसने जाने के लिए उसे जबरन खींच लिया, और उसकी आंखों ने गलती से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, जिसमें उसकी निर्दयी आंखें थीं, और उसकी त्वचा रेंग गई। उस व्यक्ति की आंखों में खौफनाक हत्या बहुत भयानक थी। बस एक नज़र से ही उसका दिल लड़खड़ा गया और उसके दोनों पैरों की ताकत खत्म हो गई। वह दृष्टि, वह वध की इच्छा उसने कभी अपने बड़े भाई से भी नहीं देखी थी। वो कभी इतना भयभीत नहीं हुआ था। इस पर किसने विश्वास किया होगा? मार्शल आर्ट का एक सम्मानित मास्टर नासमझी से डर गया और एक ऐसे बच्चे से दूर भाग रहा था जिसके पास रहस्यमय शक्तियों का जरा भी अंश नहीं था। लेकिन बिल्कुल यही था, वह निश्चित रूप से जानता था कि यदि वो उस क्षण नहीं भागा तो वे जीवित नहीं रहेंगे। जब उसने देखा कि अधेड़ उम्र का आदमी जवान लड़की को जबरदस्ती खींचकर भाग रहा है, तो फैंग जियू को थोड़ी हैरानी महसूस हो रही थी। क्या उसने यह नहीं कहा कि वह उसके लिए उपयुक्त नहीं होगी? वह क्यों भाग रहा था? उसने सोचा था कि गार्डों से निपटने के बाद वह उसके साथ एक और मैच खेलने में सक्षम होगी। उसके हाथ में खंजर ने एक चाप खींचा जिसने आखिरी आदमी का गला काट दिया। घाव से खून बह निकला और वह आदमी जमीन पर ढेर होकर गिर पड़ा। जमीन पर 10 से अधिक शवों को देखते हुए उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, उनमें जरा सी भी दया नहीं झलक रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वह हमेशा तुम मुझे नाराज मत करो, मैं तुम्हें नाराज नहीं करती के नियम के अनुसार जीती थी, इसलिए जो लोग उसकी जान लेना चाहते थे उनके लिए वह थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाती थी। उसने युवक के कूल्हे से कॉस्मोस बोरी निकाली, लेकिन पाया कि वह उसे खोल नहीं सकती थी। कुछ देर इसके बारे में सोचने पर उसे याद आया कि इस तरह की किसी चीज को खोलने से पहले रहस्यमय शक्तियों वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। चूंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं होगी।
लेकिन उसे गार्डों के शरीर से जलते हुए अंगारों की कुछ छिड़ें मिली और उसने उन्हें कॉस्मोस बोरी के साथ अपने कपड़ों में भर लिया, इससे पहले कि उसे अचानक याद आया कि वह लापरवाही से एक व्यक्ति के बारे में भूल गई थी। वह अंकल कहाँ हैं? मुझे मत बताना कि वह फिर चले गए। उसने आसपास नजर दौड़ाए और कई बार चिल्लाए, अंकल। अंकल। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, लेकिन उसे वह क्षेत्र केवल क्रूर जानवरों के शवों से भरा हुआ मिला। मांस। जब उसने जमीन पर शवों को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी, लगभग लार टपक रही थी, और उस पल उसने जो कुछ भी सोचा वो अच्छी तरह से भुने हुए, सुगंधित और रसदार मांस की छवि थी। उसने अपना पेट रगड़ा और अपनी लार गटक ली। तुरंत अपना खंजर निकालकर उसने पिछला पूरा पैर काट दिया और अपने भुने हुए मांस का आनंद लेने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश में उसे ले गई। लगभग 2 घंटे बाद अधेड़ उम्र का आदमी और वह युवा लड़की जो पहले निकल गए थे, घटनास्थल पर लौट आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, बड़े भाई। युवा लड़की आगे बढ़ी और दुख में रोते हुए अपने भाई के शरीर से लिपट गई। जब हम वापस आएंगे तो मैं पिताजी को कैसे बताऊंगा कि आप मर चुके हैं? बड़े भाई, आप इस तरह कैसे मर सकते हैं? हु। जब उसने देखा कि कबीले के सावधानी से चुने गए सभी 18 रक्षक मर चुके थे और यहाँ तक कि उसके भतीजे की भी यहाँ जान चली गई थी, तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें अवर्णनीय दुख से भर गईं। उसका एक हाथ कसकर मुट्ठी में बंधा हुआ था, जबकि दूसरा घायल हाथ बिल्कुल भी ताकत लगाने में असमर्थ होकर लटका हुआ था। यंग रॉ, अपने भाई के शव को वापस ले जाओ और उसे उचित तरीके से दफनाओ। इस दिन जो हुआ उसके लिए हम निश्चित रूप से बदला लेंगे। युवा लड़की ने अपना चेहरा पोंछा और सिसकियों के बीच कहा, दूसरे अंकल, वह छोटा भिखारी यहाँ 9 ट्रैपमेंट वुड्स में है। अगर हम अभी चले जाएंगे तो हम बदला कैसे लेंगे? एक बार जब हम इस जंगल से बाहर निकलेंगे तो हम ये भी पता नहीं चलेगा कि उसे कहाँ से ढूंढना शुरू करें। नहीं, हमें इसे स्वयं करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम वापस आएंगे तो मैं भाड़े के सैनिकों के गिल्ड में जाऊंगा और छोटे भिखारी की तलाश करूंगा और कोई निश्चित रूप से उसका सिर काट लेगा। ये कहते हुए उसकी आवाज़ धीमी और गंभीर थी, उसकी आंखें झुक गईं। वह अपने बेजान हाथ को देख रहा था और जैसे जैसे मारने की इच्छा बढ़ती गई, उसे पता चला कि वह उस छोटे भिखारी का मुकाबला नहीं कर सकता था। उन शब्दों को सुनकर युवा लड़की ने एक बार फिर अपने आंसू पोंछे और अपने भाई के शव को अपनी पीठ पर लाद लिया। तभी उसे पता चला कि उसके भाई के कूल्हे पर रखी कॉस्मोस बोरी गायब है और उसने कहा, दूसरे अंकल, उस व्यक्ति ने तो मेरे भाई की कॉस्मोस बोरी भी ले ली है। ये और भी बेहतर है, हमारे पास उसे ढूंढने के कई तरीके हैं। जैसे ही उसने जंगल की भीतरी गहराई में देखा, उसकी आंखों में एक भयानक चमक आ गई। हालांकि उनकी यहाँ यात्रा पौराणिक जानवरों के लिए थी, लेकिन उस समय ये स्पष्ट था कि वे जंगल में आगे जाने के लिए पर्याप्त अच्छी स्थिति में नहीं थे। जहां तक उस छोटे बच्चे की बात है, उसने कसम खाई थी वो उस बच्चे का जीवन नर्क बना देगा। 9 एंट्रपमेंट वुड्स का एक और हिस्सा, फैंग जियू, जिसने सुगंधित भुना हुआ मांस खा लिया था, हालांकि आगे नहीं बढ़ी थी। वो एक पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठी थी। हालांकि उसके अंदर का जहर पहले ही साफ हो चुका था और उसका जीवन अभी सुरक्षित था। अगर वह 9 एंट्रपमेंट वुड्स को ऐसे ही छोड़ देती और फैंग घर वापस लौट आती, तो वह सोच रही थी कि फैंग परिवार के सदस्यों के लिए ये कठिन होगा यह विश्वास करने के लिए कि वो असली फैंग किंग जी थी। भले ही वो फैंग क्विंग जी थी, सू रू यून और खुद को छोड़कर कौन विश्वास करेगा कि वो असली लेख थी? एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो विकृत हो गया था। फैंग क्विंग जी अपनी अद्वितीय सुंदरता के साथ वर्तमान में फैंग घराने में मौजूद है, जिसे वे सभी वास्तविक मानना पसंद करेंगे। वो अनुमान लगा रही थी कि अगर वह साहसपूर्वक फैंग परिवार के दरवाजे तक जाएगी और घोषणा करेगी कि वह फैंग क्विंग जी है और सुरू यूं धोखेबाज है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वो मुख्य दरवाजे से आगे भी नहीं पहुंच पाएगी। फैंग परिवार का और यहाँ तक कि उसे वहीं पीट पीट कर मार डाला जाएगा। एक बात और भी थी, वो सुरू यून भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। एक अचूक योजना के बिना उसके फैंग परिवार में वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। हैज़, इस शरीर के पिछले मालिक ने वास्तव में इसे अविश्वसनीय अचार में छोड़ दिया था। उसने अपने हाथों को अपने सिर के पीछे जोड़ लिया और पेड़ के सहारे झुककर ऊपर आसमान की ओर देखने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह सही है। मुझे इस अवसर का उपयोग अपने शरीर में एक बार फिर ऊर्जा लाने के लिए करना चाहिए। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने खुद से कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं ऊर्जा को शरीर में प्रवेश करने के लिए कैसे प्रेरित करूं, लेकिन यह मेरे मस्तिष्क की स्मृतियों में मौजूद है ना। जब यह एहसास उसके मन में आया तो वह अचानक इसके बारे में बहुत उत्साहित महसूस करने लगी। इस संसार में लोगों ने अमरता की खेती की,
इसमें कोई संदेह नहीं है। अधिक लोगों ने रहस्यमय ऊर्जा की खेती की। औसतन 100 में से केवल 1 या 2 लोग रहस्यमय ऊर्जा की खेती करने में सक्षम थे, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती के लिए ये कहा गया कि संभावना 10,000 लोगों में केवल 1 या 2 थी। रहस्यमय ऊर्जा की खेती और आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती के बीच अंतर ये था कि रहस्यमय ऊर्जा की खेती भौतिक शरीर का प्रशिक्षण थी, जबकि आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती अमर शरीर पर थी। अमर बादलों की सवारी करते हैं और हवा में खड़े होते हैं, बारिश बुलाते हैं और हवा को नियंत्रित करते हैं, पहाड़ों को हिलाते हैं और समुद्र को उलट देते हैं, ये सब अपनी उंगलियों के झटके से। लेकिन चूंकि आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती करने में सक्षम लोग बहुत कम और दुर्लभ थे, और तथ्य ये है कि आत्मा ऊर्जा की खेती करने वालों के लिए परीक्षक सन ग्लोरी कंट्री जैसे 9वीं कक्षा के छोटे देश में मौजूद नहीं होंगे। इसलिए चाहे वे कुलीन परिवारों से हों या यहाँ तक कि राजघराने के सदस्यों को भी आमतौर पर रहस्यमय ऊर्जा की खेती के रूप में परीक्षण किया जाता था और वे वहाँ से अपनी खेती शुरू करते थे, जब तक कि वे अत्यधिक प्रतिभाशाली न हों और उन्हें सन ग्लोरी देश से बाहर आने और किसी अन्य छोटे देश में जाने का मौका न मिले जो 7वीं कक्षा और उससे ऊपर था। वे आत्मा ऊर्जा की खेती के लिए खुद को परखने में सक्षम हो सकते थे, और अपने मन की यादों से वह जानती थी कि पूरे सन ग्लोरी कंट्री में आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती करने में सक्षम लोगों की संख्या कुल मिलाकर केवल 3 थी। लेकिन जिन 3 लोगों ने अमरता की खेती की थी, जिसे उसने अपनी यादों से याद किया था, वे पहले ही कई वर्षों के लिए सन ग्लोरी देश छोड़ चुके थे, और तब भी इस सन ग्लोरी देश में उनके परिवार अभी भी एक उच्च प्रतिष्ठा रखते थे जो अटल थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अपने दिल की इच्छाओं का पालन करते हुए वो तुरंत इसके लिए तैयार हो गई। एक पल में वह अपने पैरों को कमल की स्थिति में क्रॉस करके बैठ गई, अपनी आंखें बंद कर लीं और ऊर्जा को अपने शरीर में ले जाने के लिए अपने सिर में साधना कविता का पालन किया। लेकिन मन की कल्पनाएं हमेशा एक सुंदर तस्वीर चित्रित करती हैं, लेकिन वास्तविकता इसके बजाय क्रूर होती है। जब उसने अपने दिमाग से सभी विचलित करने वाले विचारों को हटा दिया और अपनी चेतना को खाली कर दिया, लगभग आधे दिन तक ऊर्जा को अपने शरीर में ले जाने का प्रयास करने के लिए चुपचाप साधना के लिए कविता का पाठ किया, तो उसकी आंखें बंद होने और उसके दिमाग से सभी चीजें साफ हो गई थीं। इतनी देर तक बैठे बैठे सोचते सोचते लापरवाही से नींद आ गई। चीख! जंगल के अंदर से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आई और उसकी नींद खुल गई। हो! अपनी शांत नींद से भरी आंखें खोलकर उसने एक लंबी बड़ी जम्हाई ली। उसका पूरा शरीर अभी भी नींद से सुस्त था। जब उसे एहसास हुआ कि वह अपने शरीर में ऊर्जा का नेतृत्व करने के लिए ध्यान करते समय सो गई है, तो उसने असहायता से अपना सिर हिलाया और खुद पर हंसी। किसी घिनौनी चीज के बारे में न सोचना और अपनी आंखें बंद करना, झपकी न लेना वास्तव में बहुत कठिन है। अपनी गर्दन की मालिश करते हुए वह अपने पैरों को सीधा करने के लिए खड़ी हुई, और चूंकि वह अभी अभी झपकी से उठी थी, उसका पूरा शरीर बहुत अधिक तरोताजा महसूस कर रहा था। अतः वह एक बार फिर पेड़ के नीचे कमल मुद्रा में बैठ गई। पूर्व अनुभव होने के कारण इस बार वह अपनी चेतना के साथ सतर्क रही और फिर से साधना के लिए कविता पढ़ी। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, लगभग 4 घंटे बाद उसके शरीर के चारों ओर किनारों पर रहस्यमय शक्ति की धुंधली उपस्थिति हल्की हल्की चमकने लगी। फैंग जियू ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे, जिससे एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट हुई। अपने शरीर में ऊर्जा खींचने का उनका प्रयास सफल माना जा सकता है, और जितना उन्होंने सोचा था उससे थोड़ा कम समय लगा। जब उसे याद आया कि उसके पास कॉस्मॉस बोरी है, तो उसने तुरंत उसे अपने कपड़ों के अंदर से बाहर निकाला और उसे खोलने से पहले उसमें अपनी रहस्यमय शक्तियां डाल दीं। वूहू! वहां बहुत ज्यादा बोझ है। कॉस्मॉस बोरी की क्षमता इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसमें काफी चीजें जमा कर रखी थीं। उसने चीजों पर एक नजर डाली और बाद में अपने अस्थायी बंडल से जड़ी बूटियों और सोने की सिल्लियों को निकालकर कॉस्मॉस बोरी में भर दिया और फिर बोरी को अपने कूल्हे पर सुरक्षित रूप से बांध लिया। उसने देखा कि उसके पास कुछ भुना हुआ मांस बचा हुआ था, और वह अपने चेहरे पर घाव को साफ करने के लिए पानी के स्रोत की तलाश में जंगल में जाने से पहले उसे भी भरने के लिए आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर लगी मिट्टी कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर उसने लापरवाही से मल दिया था, बल्कि उसने घाव पर लगाने के लिए जमीन के मूल पानी और जमीन की मूल धरती को सावधानीपूर्वक मिट्टी के पैक के रूप में एक साथ मिलाया था। इसका एक फायदा ये था कि ठंडी जमीन का पानी किसी भी तरह की सूजन को कम कर देगा, और दूसरा, मिट्टी उसके चेहरे पर घाव को ढक देगी ताकि उसे आसानी से पहचाना न जा सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उसके चेहरे पर कई दिनों से कीचड़ लगा हुआ था और उसे इसे धोना था, इसलिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण काम पानी के स्रोत का पता लगाना था। पानी के स्रोत का स्थान निर्धारित करने का सबसे सीधा तरीका जंगल में पेड़ों और वनस्पतियों के घनत्व का अध्ययन करना था। वो तुरंत अंदरूनी इलाकों में सीधे आगे नहीं बढ़ी, बल्कि पेड़ों में पत्तियों के घनत्व और जमीन पर वनस्पति की मोटाई के आधार पर एक पथ का अनुसरण किया। लगभग 4 घंटे बाद उसे पानी का स्रोत मिला,
यह एक बहती हुई धारा थी जो एक ढलानदार पहाड़ी के निचले हिस्सों पर स्थित थी और किनारे के दोनों ओर के पेड़ों पर पत्ते घने दिखाई देते थे। वाह, इन जंगलों में पानी ढूंढना निश्चित रूप से कठिन था। उसने राहत की बड़ी सांस ली और धारा के किनारे आते ही उसके कदम हल्के हो गए। वह बैठ गई और बांस की एक ट्यूब निकालने के लिए कॉस्मोस बोरी को खोलने से पहले पीने के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक मुट्ठी पानी उठाया। उसने बांस की नली को भर दिया और भविष्य में उपयोग के लिए दूर रख दिया। फिर उसने अपने पैरों को भिगोने के लिए अपने जूते उतार दिए और जल्द ही उसे महसूस हुआ कि उसकी थकान धारा में बहते पानी के साथ बह रही है। अपने पैरों को भिगोने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद छोटी चट्टानों पर बहते पानी की झनझनाहट सुनकर उसने ध्यान से अपने चेहरे से कीचड़ धोना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घाव को थोड़ा थोड़ा करके साफ किया जब तक कि पानी में घाव की छवि प्रतिबिंबित न हो जाए। एक भयानक दिखने वाला चेहरा, एक तेज ब्लेड से कई बार से बुरी तरह विकृत। पानी में उस चेहरे को घूरते हुए उसकी आंखें ठंडक से भर गईं। अब वो जिस शरीर में थी उसे ठीक वैसा ही माना जाता था जैसा 21वीं सदी में उसका शरीर था और उसका चेहरा भी नहीं बदला था। लेकिन वही चेहरा जिसे वह 20 वर्षों से देखने की आदी थी उसकी वर्तमान भयावह स्थिति में विकृत हो गया था और जैसे ही यह विचार उसके मन में आया उसके दिल में सुप्त पड़ी खून की प्यास हिलने लगी। सू राव युन, बेहतर होगा कि आप अपने आप को जीवित और स्वस्थ रखें। वह धीमी आवाज में अपने आप से बुदबुदाती रही, उसके होठों के कोनों को ऊपर उठाते हुए जो मुस्कान खिली वह रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने वाली ठंडक से भरी हुई थी। रास्ते में उसने कॉस्मोस बोरी से जो जड़ी बूटियां चुनी थीं उन्हें बाहर निकाला और मिश्रण के रस को अपने चेहरे पर लगाने से पहले उन्हें जादुई जड़ी बूटियों के कुछ तनों के साथ मसलकर मिलाया। उसके चेहरे पर लगे घावों पर बनी मोटी पपड़ियां उस कीचड़ के साथ निकल गई थीं जिसे उसने पहले धोया था, लेकिन चाकू के घावों से बनी भयानक धारियां गायब नहीं होंगी। चाकू के घाव के पीछे छोड़े गए हर एक निशान को पपड़ी निकलने के बाद उसके चेहरे को पार करती हुई उनकी गहरी गुलाबी धारियां दिखाई दे रही थीं। जब वे अभी भी खुजली कर रहे थे तब की तुलना में वो उतनी भयावह नहीं दिखती थी, या कम से कम वो अभी भी भयानक मानी जाएगी। हर्बल मिश्रण का रस लगाने के बाद पानी के ऊपर झुककर देखने से पहले उसने इसके थोड़ा सूखने का इंतजार किया। क्रिस्टल साफ पानी ने उसे एक ऐसा चेहरा दिखाया जिसमें पहचाने न जा सकने वाली विशेषताएं थीं, और जैसे ही प्रतिबिंब थोड़ा हरा दिखाई दिया उसे ये थोड़ा अजीब लगा। वो देखती रही और उसकी भौं अचानक ऊपर उठ गई। क्रिस्टल साफ बहता पानी अचानक खूनी लाल रंग से ढक गया था। उसने अपनी आंखें उठाईं और ऊपर की ओर देखा। वह उठने से पहले एक पल के लिए रुकी और धारा के साथ ऊपर की ओर जाने के लिए अपना पैर उठाया। उसके कदम रुकने से पहले धूप की लगभग आधी छड़ी बीत चुकी थी और उसकी नज़र नदी के किनारे घास फूस के एक झुरमुट पर पड़ी। एक आदमी वहां गिरा पड़ा था। अधिक सटीक होने के लिए ये ज्ञात नहीं था कि वह बेहोश हो गया था या मर गया था। उसका पूरा ऊपरी शरीर बहती धारा के भीतर फैला हुआ था और चूंकि वह औंधे मुंह लेटा हुआ था इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके शरीर पर हल्के भूरे रंग के कपड़ों की गुणवत्ता को देखते हुए उसका परिवार काफी संपन्न रहा होगा। उसके पेट के आसपास के कपड़े भयानक रूप से लाल थे और उसके सिर से भी खून बह रहा था। हालांकि वह धारा के पानी में औंधे मुंह लेटा हुआ था, लेकिन वह भाग्यशाली था क्योंकि जहां वह फैला हुआ था वहां चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा पानी की सतह से थोड़ा ऊपर निकला हुआ था जिसने उसका चेहरा पानी के नीचे डूबने से बचा लिया। यदि नहीं तो भले ही वो खून की कमी से नहीं मरा, फिर भी यह सोचा गया कि वह डूब गया होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका शरीर धारा में पड़ा हुआ था, इसलिए उसके सिर और पेट से बहता हुआ खून स्वाभाविक रूप से पानी के साथ नीचे की ओर बह गया था। वह आगे बढ़ी और उस आदमी को पलट दिया। फिर उसने उसकी नाक के नीचे सांस लेने के किसी लक्षण की जांच करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने पाया कि वह अभी भी सांस ले रहा था और उसने उस आदमी को नदी के किनारे घास पर खींच लिया। उसने उसके घावों की जांच की और कॉस्मोस बोरी से एक छोटी बोतल निकाली। उसने उसके कपड़े खोलने से पहले उसके सिर के घाव पर खून का थक्का जमाने वाला कुछ कसला पदार्थ छिड़क दिया ताकि उसके पेट के घाव पर भी दवा छिड़क दी जाए। इसके बाद उसने कॉस्मोस बोरी से कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और उस आदमी के घावों पर पट्टी बांधने के लिए उसे फाड़कर पट्टियां बना लीं। मुझसे मिलकर आप सचमुच धन्य हो गए होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बेहोश आदमी की ओर देखते हुए वह हल्की और सहज हंसी और फिर खुद पर थोड़ा आश्चर्यचकित हुई क्योंकि उसकी भौहें ऊपर उठीं और उसने खुद से कहा, मैं कब इतनी अच्छी हो गई? किसी भी जानवर के खून की गंध न फैले, इसके लिए उसने उस आदमी के खून से सने कपड़े उतारकर पानी में फेंक दिए और पानी को धारा के साथ बहा दिया। फिर उसने कॉस्मोस बोरी से कपड़े का एक और टुकड़ा निकाला और उस आदमी के शरीर को उससे ढक दिया।
ये देखते हुए कि काफी देर हो रही थी और ताजे पानी की आपूर्ति तैयार थी, उसने यहाँ रात बिताने के इरादे से आग जलाने के लिए कुछ टहनियाँ और छोटी शाखाएं उठाईं। उसने सोचा था कि पानी के पास रहने से उसे कुछ मछलियाँ मिल सकती हैं, लेकिन काफी देर तक उसके पास बैठे रहने के बाद भी उसे एक भी मछली तैरती नजर नहीं आई और उसने निराशा में कहा, साफ पानी में मछली नहीं होती, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है। उसके पास बचे हुए भुने हुए मांस को दोबारा गर्म करने और उसका एक टुकड़ा फाड़कर खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपना पेट भरने के बाद वो कमल की स्थिति में क्रॉस लेग करके बैठ गई और एक बार फिर से अभ्यास करना शुरू कर दिया। वो अब केवल ऊर्जाओं को अपने शरीर में खींच रही थी। योद्धा चरण में शुरुआती लोग शून्य से शुरू करते हैं, लेकिन वह रहस्यमय ऊर्जा की खेती करने के बाद अपने शरीर में कुछ सूक्ष्म बदलावों को महसूस कर सकती थी, और चूंकि वह वास्तविक लाभों को महसूस करने में सक्षम थी, इसलिए वह अपनी साधना को पूरा करने के लिए अत्यधिक प्रेरित हो गई। वह कई घंटों तक अपनी खेती करती रही। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक उसे महसूस नहीं हुआ कि उसके शरीर में खींची गई रहस्यमय ऊर्जा योद्धा चरण की दूसरी कक्षा की प्रारंभिक रहस्यमय सीमाओं का उल्लंघन कर रही थी। तब उसने अंततः राहत की एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें खोलीं। आकाश में अंधेरा हो गया था और जंगल में हवा काफी ठंडी हो रही थी। सौभाग्य से वह अपने सामने आग से कुछ गर्माहट खींचने में सफल रही और उसके शरीर की रहस्यमय ऊर्जा को ठंड से बाहर निकालने में मदद मिली। वो बगल में बैठे आदमी की ओर देखने लगी। ये देखकर कि मुड़ी हुई आकृति कांप रही थी, उसने जांच करने के लिए हाथ बढ़ाया और उसने पाया कि उसके घावों की सूजन के कारण उसके शरीर में बुखार हो रहा था। उसने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा और उसने कॉस्मोस बोरी को खोद डाला। आखिरकार उसने एक और छोटी बोतल निकाली और उसे सूंघने के लिए अपनी हथेली में एक गोली डाली। दवा के निर्धारित उपयोग और प्रभाव का पता लगाने के बाद उसने उस आदमी के निचले जबड़े को नीचे खींच लिया और गोली को उसके मुंह में भर दिया और उसके बाद गोली के साथ निगलने के लिए थोड़ा पानी डाला। उसने कुछ और शाखाएं आग में फेंक दी और लौ थोड़ी तेज हो गई। लेकिन उस पल जंगल के भीतर से उसके कानों तक पहुंचने वाली आवाज़ों ने उसके शरीर को अकड़ दिया, जहां वह तनावग्रस्त हो गई और उसे डर का एहसास हुआ। चीख चीख ऊँ भेड़िए! वो एक क्षण में उठ खड़ी हुई। दूर दूर से आने वाली गहरी रात में विशेष रूप से ठंडी लगने वाली भेड़ियों की चीख सुनकर हर एक चीख पेड़ों में गूंज रही थी। भेड़िए क्रूर जानवर हैं जो झुंड बनाते हैं। जब वे प्रकट होंगे तो निश्चित रूप से वे एक समूह में दिखाई देंगे। भेड़ियों के झुंड के यहाँ पहुंचने से पहले वो जल्दी से खिसक जाना चाहती थी। हालांकि उसी समय खरपतवार के ढेर के बीच से एक के बाद एक गहरी हरी आंखें चमकीं और वे बढ़ने लगीं। लगता है जाने में बहुत देर हो गई है। जैसे ही उसकी नज़र अपने आसपास भेड़ियों के झुंड पर पड़ी, उसकी भौहें तन गईं। उसने अपने पीछे बेहोश आदमी पर एक नज़र डाली और उसे महसूस हुआ कि उसे वास्तव में अपने लिए परेशानी ढूंढने की आदत है। भेड़ियों के झुंड का सामना करते हुए उसने मन ही मन सोचा कि अगर वह अकेली होती तो ठीक होता, लेकिन उसके पीछे एक बेहोश आदमी के साथ ये काफ़ी परेशानी भरा हो सकता था। चीख! पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक लंबी चीख की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई आदेश दे रहा हो। पहले से धीरे धीरे आ रहे भेड़ियों के झुंड ने उसे घेर लिया था और अचानक उसके पास आने के लिए छलांग लगा दी। चूंकि धारा ढलान वाली जमीन से नीचे बह रही थी, उसने उस आदमी को धारा से बाहर खींच लिया था और उसे ढलान वाली जमीन से बाहर निकली एक हल्की सी ढलान के नीचे छोड़ दिया था। उस पल उसके पीछे की खड़ी ढलान उसकी पीठ के लिए सुरक्षा का एक रूप बन गई और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि भेड़िए उस पर पीछे से हमला करेंगे, न ही उसे पीछे बेहोश आदमी की तलाश करने में असमर्थ होने के बारे में चिंता करने की जरूरत थी, जिससे उसे भेड़ियों द्वारा खींच लिया जा सके। उसने अपने खंजर को अपने सामने क्षैतिज रूप से पकड़कर निकाला, जिससे उसकी हत्यारी प्रवृत्ति पूरी तरह से बेलगाम हो गई। यदि वो भागने में सक्षम नहीं होती तो वह लड़ना चुनती। उसे विश्वास नहीं था कि वह इन सभी 10 भेड़ियों को नहीं मार पाएगी। उसकी आंखों में ठंडी ठंडक आ गई और वे तेजी से चमकने लगीं। उसने धीरे धीरे अपने शरीर के भीतर रहस्यमय शक्तियों को बुलाया। उसकी आंखें 10 भेड़ियों पर टिक गईं जो भारी मात्रा में लार टपका रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। भेड़ियों का झुंड लगातार धीमी आवाजें निकाल रहा था, जैसे वे उसके पास आने से पहले उसे डराने की कोशिश कर रहे हों ताकि वह लड़ने की इच्छाशक्ति खो दे। हालांकि फैंग जियू कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी और वह उस प्रकार की नहीं थी जो घुटनों के बल कमजोर होने और विरोध करने की इच्छा खोने से डर सकती थी। चूंकि वो संख्या में भारी नुकसान में थी, इसलिए वो उन पर हमला नहीं कर सकती थी, अन्यथा उसे तुरंत घेर लिया जाता। इसलिए वो अपनी जगह पर खड़ी रही और इंतजार करती रही कि भेड़िए उस पर छलांग लगा दें। 10 से अधिक भेड़ियों में से हर एक को यह महसूस हो रहा था कि जानलेवा इरादा कम होने के बजाय और अधिक तीव्र हो रहा है और वे चिल्लाने लगे।
और उसी क्षण एक बड़े कद काठी वाला भूरे भेड़िया ने ढलान के ऊपर कहीं से एक लंबी चीख निकाली। हाय! जैसे ही लंबी चीख सुनी, 10 से अधिक भेड़िए तुरंत उस पर झपट पड़े। भेड़ियों के नुकीले दांतों वाले चौड़े गुलाम जबड़े उनके मुंह के किनारों से लार टपकाते हुए फैंग जियू पर बेरहमी से टूट पड़े। अंधेरी रात में भेड़ियों के लंबे पंजे बहुत तेज चमक रहे थे। फैंग जियू ने अपने लिए सही समय निर्धारित किया और एक झटके में ही आउट हो गई। उसकी अजीब गतिविधियों को जब उसकी रहस्यमय शक्तियों के साथ क्रियान्वित किया गया तो उसकी गति बढ़ गई। उसके हाथ में मौजूद खंजर भेड़िए की गर्दन में घोंप दिया गया था, जिसने सबसे पहले उस पर छलांग लगाई और तुरंत उसे बाहर खींच लिया गया। रात के अंधेरे में एक करुण चीख गूंजी और उसने देखा कि खून की धार बह रही है। गर्म खून अपने साथ एक तेज दुर्गंध लेकर आया और उसके पूरे शरीर पर फैल गया और भेड़िया गिर गया। भेड़िए को मारने के बाद वह तुरंत एक कदम पीछे हट गई और उसके हाथ में खंजर बाईं ओर से उस पर छलांग लगाने वाले 2 भेड़ियों के सामने चमक गया। हो सकता है कि यह उनके साथी की अचानक मृत्यु के कारण हुआ हो, जिसके कारण दोनों भेड़िए अधिक सतर्क हो गए हों। उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत तेज थीं और वे चकमा खा गए। उसी समय उसके खंजर से वार हुआ, जबकि अन्य भेड़िए सामने से लगभग उस पर हमला कर रहे थे। दाहिनी ओर से हमला करने वाले भेड़ियों ने मौका पाकर पीछे जमीन पर पड़े बेहोश आदमी की ओर छलांग लगा दी। उस समय वह खुद को अलग करने में असमर्थ थी और उसने शिविर में लगी आग पर किक मारने के लिए बमुश्किल अपना एक पैर उठाया था और उसी समय उसने अपनी बाईं ओर के भेड़ियों पर अपने खंजर से हमला कर दिया, जिससे लाल रंग की चमक पैदा हो गई। शाखाएं अभी भी दाहिनी ओर भेड़ियों की ओर उड़ने के लिए प्रज्वलित हैं। भेड़िए आग से डरते थे और जब उन्होंने अंगारों की लपटें उड़ती देखी तो वे घबराकर चिल्लाने लगे और जल्दी से पीछे हट गए। यही वो क्षण था जब फैंग जियू के हाथ में मौजूद खंजर ने तुरंत 2 और भेड़ियों को खत्म कर दिया। पहले वाले सहित उसके पैरों के पास 3 भेड़ियों के शव पड़े थे। यह उसके जानलेवा इरादे की तीव्र तपस्या हो सकती थी जो बहुत भयावह थी, या यह उसकी अतृप्त रक्त पिपासा के कारण हो सकता था जिसने उन्हें भयभीत कर दिया था। झुंड में अन्य सभी भेड़िए धीरे धीरे एक कदम पीछे हटते हुए धीरे धीरे कराह रहे थे। एक और कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसे ही चले जाने को तैयार नहीं है।